हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले बहुत ही लाजवाब टॉपिक दैट इज मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडीज। ओके, तो काफी बढ़िया टॉपिक है ये कि बच्चों आपने पुली देखी होगी शायद, लेकिन फिर भी नहीं देखी तो आपके सामने है ये पुली। अगर इस पुली के साथ कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज ऐसे लटका दो बच्चों, मान लो कि मैं ऐसे रख रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो मोशन हो रही है। तो इसमें डेफिनेटली अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहे हैं तो मोशन कौन सी साइड होगी, इस पुली, अगर पुली के साथ ऐसे रखे तो वही हम देखने वाले हैं। ओके, कि ये फाइनली मोशन कौन सी साइड होने वाली है। कि लाइक ये दो ऑब्जेक्ट को ऐसे पुली के साथ रख दिया तो आपने देखा कि ये क्या हो रहा है कि जिस साइड मास ज्यादा है उस साइड ये जा रही है। ओके, तो ये कैसे जा रही है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद में कुछ अगर इंक्लाइन प्लेन है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो सिंपली ये पुली है। अगर इस पुली के आजू बाजू में हम दो अलग अलग मास है वो अटैच कर दे, मान लो ये पुली है, उसके साथ मैंने यहाँ पर M1 मास कनेक्ट कर दिया, दूसरा M2 मास कनेक्ट कर दिया। चलो, तो आप एक चीज जानते हो कि अगर कोई मास कनेक्ट किया हुआ है, ओके, ये लाइक दैट, तो अगर हम सिंपली देखें बच्चों कि कोई मास ऐसे रखा हुआ है तो उसका mg कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड साइड। तो इसका M1g मैंने बोल दिया डाउनवर्ड। तो अगर कोई स्ट्रिंग के साथ कुछ मास अगर हम रख रहे हैं, लाइक ये स्ट्रिंग है, उसमें चलो मैं मास आपके सामने रखूं सिंपली कि यहां पर कुछ मास रखा, फाइनली क्या हुआ, mg नीचे लगा। लेकिन आप देख सकते हो उसी वक्त ये स्ट्रिंग है वो टाइट हो गई। लाइक ये देखो तो लूज है। जब भी ये मास रखूंगा स्ट्रिंग टाइट हो गई, मतलब mg नीचे लग रहा है, तो उसका कुछ रिएक्शन स्ट्रिंग में लग रहा है और उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं टेंशन। तो ये M1g की वजह से इसमें टेंशन यहाँ पर लगा T1। अगेन ये पुली के जरिए साथ ही एक ही साथ कनेक्टेड है तो इसमें भी टेंशन लगेगा T1 ही, या टेंशन T लगेगा। अभी तो सेम स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग सेम ही है दोनों केस में, ऐसे लगाया हुआ है। ओके, सो इसका M2g बच्चों ऐसे आया, इसका टेंशन अगेन सेम लगेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर टेंशन क्यों सेम, क्योंकि सेम स्ट्रिंग पुली के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है मास के लिए, मास के साथ। अब अगर मैं बोल दूं कि M1 इज ग्रेटर देन M2, अगर ये M1 का मास ज्यादा है M2 का कम है, तो सिंपली क्या होगा भाई, तो अगर M1 है वो M2 से ज्यादा है तो आपके सामने केस है, लाइक ये M1 है ये M2 है। अगर इसको मैं सिंपली पुली के साथ ऐसे रख दूं, ओके, देन यू कैन सी व्हाट विल हैपन। इट्स लाइक दैट। क्या हुआ कि ये M1 मास एक्सेलरेट हुआ। ओके, तो सिमिलरली यहां पर क्या होगा बच्चों कि इसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड, तो इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा। अब बच्चों आपको यहां से सीखना है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, तो जो आप मास या ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो उस पर नेट फोर्सेस, टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं। लाइक मैं M1 को कंसीडर करूं बच्चों, तो ये M1 पर M1g लगा डाउनवर्ड, T लगा अपवर्ड, और इसी की वजह से उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं M1 है, उसका रिजल्टेंट फोर्स नीचे लगेगा। अभी भी आप नहीं समझे तो सिंपल है कि एक बॉक्स है उस पर मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, अदर 10 न्यूटन लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना, 20 माइनस 10। अगर इसका मास m है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m है कि ma इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो सिमिलरली बच्चों यहाँ पर कि M1g लग रहा है, ऊपर T लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट किसको बोलेंगे, M1 है। जैसे इसमें ma रिजल्टेंट था वैसे ही इसमें M1 है रिजल्टेंट है, मतलब हम लिख सकते हैं M1a इज इक्वल टू M1g माइनस T। इसको हमने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के साथ। सिमिलरली बच्चों अब हमें फाइंड करना है इस M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इक्वेशन। मान लो कि ये M2 है, M2g ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लगने वाला है, सो M2g ये ऊपर टेंशन और उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड हो रहा है। तो सिंपली ये अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब T ज्यादा होगा या M2g, डेफिनेटली T ज्यादा होगा, मतलब हम लिख सकते हैं T माइनस M2g इज इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी इसलिए मैंने नेट फोर्स लगाया। अगर ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जाती तो हम सिर्फ ये लिखते T इज इक्वल टू M2g। तो कोई ऐसी हार्ड चीज नहीं है बच्चों। ओके, जो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं है, जो यहाँ पर गिवन बॉडी पर नेट फोर्स लग रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, उसको अलग से दिखा दो। इसका फायदा ये रहता है कि अब आपको इसे पूरा देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको देखकर ये लगा सकते हो
इसमें क्या रहता है, आपको कंफ्यूजन रहता है कि बाकी क्या होगा। ओके, सो ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। मुझे फाइंड करना है इसका एक्सेलरेशन जब मेरे पास मास अवेलेबल हो तब। सो लेट अस सी कि इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो टी की अभी जरूरत नहीं है, तो मैं कर रहा हूं इक्वेशन 1 प्लस 2। तो 1 है m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 है, 2 है t माइनस m2g, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस m2g प्लस t इज इक्वल टू m2 है। सो फाइनली t गया, सो इट्स व्हाट m1 माइनस m2 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। सो बच्चों हमें यहां से मिल गया एक्सेलरेशन a का फॉर्मूला, a दैट इज m1 माइनस m2 by m1 plus m2 into g. So in that way we can determine the acceleration directly. Okay, MCQ में हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि लार्ज मास माइनस स्मॉलर मास डिवाइड बाय टोटल मास। तो एक चीज आप और ऑब्जर्व करो, तो ये इसकी वैल्यू ऑलवेज कम आएगी g से, क्योंकि लेस देन 1 ही आएगा ऑलवेज। लाइक मान लो कि मैं बोलूं कि m1 है वो 10 है, m2 है वो 5 kg है, चलो तो आप देख लो एक्सेलरेशन कितना आएगा, दैट इज 10 माइनस 5 बाई 10 प्लस 5 इंटू जी। सो 10 माइनस 5 दैट इज 5 बाई 15 इंटू जी। सो ये एक्सेलरेशन कितना मिला, g बाई 3। तो ये हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑलवेज g से कम होगा, क्योंकि m1 और m2 में डिफरेंस रहेगा तभी एक्सेलरेशन होगा। ओके, सो वी कैन से कि एक्सेलरेशन a इज ऑलवेज लेस देन g। आप कोई भी वैल्यू रख दो m1 m2। ओके, सो अब हम देखें तो हमें टेंशन फाइंड करना है बच्चों। ओके, सो टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस सी। तो ये टेंशन वाली इक्वेशन आपके पास दो है, ये एक पहली ये दूसरी, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू रखे। सो लेट अस सी, कोई भी कंसीडर करो, इक्वेशन 2 कंसीडर करना चाहते हो वो करो। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 t इज इक्वल टू m2a प्लस m2g। अब a की वैल्यू रखो, सो दैट इज m2a मतलब m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g प्लस m2g। तो बच्चों आप देखो मैंने कोई चीज बड़ी चीज नहीं की है, सिर्फ एक्सेलरेशन a की वैल्यू रखी है। सो नाउ अब इसका मल्टीप्लीकेशन और सिंप्लीफिकेशन करें तो m2g तो दोनों में से कॉमन निकल रहा है बच्चों, वो निकाल लें। तो बचा क्या, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 प्लस 1। ओके, पहले में से m2g कॉमन निकला, दूसरे में से निकला तो बचा 1। सो इट्स m2g m1 माइनस m2, इसका एलसीएम ले ले, दैट इज m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2। सो बच्चों अब आप देखो m2 तो चल बसा, सो फाइनली 2m1 m2g ये आपका आंसर हो गया बच्चों। शॉर्टकट फॉर्मूला इट्स 2m1 m2g बाय m1 प्लस m। सो इट्स नथिंग बट योर रिक्वायर्ड टेंशन। यहाँ से आपको टेंशन कैसे फाइंड करना है वो पता चल जाएगा। सो दैट्स इट। तो ये हो गया टेंशन का फॉर्मूला बच्चों। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है वो भी हमने देखा, और मोशन कैसे होती है कनेक्टेड बॉडीज में वो देखा। सो अब हम इसी के रिगार्डिंगली न्यूमेरिकल्स करेंगे, काफी सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले बच्चों स्पेशली इस टॉपिक के लिए। ओके, सो पहले इतना नोट डाउन कर लो आप। सो भी देखें, अभी पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन देख ले। एग्जांपल नंबर 38, a pull of 15 Newton is applied to a rock
attached to a block of mass 7 kg. तो कोई ब्लॉक है जिसका मास 7 kg है, उसके साथ रोप अटैच कर दिया है बच्चों, ओके, और 15 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, यहाँ से पुल कर रहे हैं, मतलब 15 न्यूटन फोर्स से इसको खींच रहे हैं। नाउ मास ऑफ द रोप दैट इज 0.5 kg, मास ऑफ द रोप दिया हुआ है 0.5 kg, मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है 7 kg. सो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप? तो ये ब्लॉक रोप पर कितना फोर्स लगाएगा, ये ब्लॉक है रोप पर कितना लगाएगा? तो आपको ये एक्चुअली कैसे दिखने चाहिए बच्चों कि ये एक मास है, ये दूसरा मास है और फोर्स लगाया, तो सिंपली ये m1 मास है, ये m2 मास है, तो ये m2 m1 पर कितना फोर्स लगा रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कि m2 अगर m1 पर 15 न्यूटन लग रहा है तो m1 भी m2 पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, 15 न्यूटन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे काइंड के क्वेश्चंस में बेटर क्या रहता है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बना, ओके। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फोर्स ऑन m2 में अगर m2 बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो m1 है वो उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बच्चों, ओके। सो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और वो कितना होगा, तो सिंपली इसका मास m2 है तो उसके अकॉर्डिंगली फोर्स हम लगा देंगे, तो F इज इक्वल टू वॉट, तो कि यहाँ पर फोर्स लगेगा m2 इंटू ए। सिमिलरली अब हम यहाँ पर देखें तो हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इस टोटल फोर्स कितना लगा रहे हैं, 15 न्यूटन, टोटल मास कितना, तो 7 प्लस 0.5, तो टोटल मास m दैट इज m1 प्लस m2 दैट इज 7.5 kg। सो टोटल मास मिल गया बच्चों, तो F का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, सो A इज इक्वल टू F बाय m, और F 15 है और ये m 7.5, सो इट्स हाउ मच, 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें इसमें एक्सेलरेशन अभी मिला। अब आप दो तरीके से यही न्यूमेरिकल कर सकते हो, ओके। तो कौन से दो तरीके, तो सिंपली कि अगर हम देखें यहाँ पर बच्चों कि फोर्स ऑन रोप ड्यू टू ब्लॉक बोला है, मतलब कि अगर ये ब्लॉक रोप पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा तो यही रोप ब्लॉक पर कितना लगाएगा, 10 न्यूटन। लाइक ये क्वेश्चन कैसा है बच्चों, सिंपली आप देखो कि यही ब्लॉक है, ये रोप है, ओके। इसको अगर हम ऐसे खींच रहे हैं, मान लो यहाँ से ये रोप को मैं 15 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, तो अगर खींच रहा हूँ तो उसी वक्त ये ब्लॉक इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, तो ये हमें फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में कितना रहता है। सो इसके लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो मैंने लगा दिया m2 वाला बॉडी, तो m2 पर कौन फोर्स लगा रहा है, m1 सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है, यस डेफिनेटली एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है। सो अगर हम बात करें फोर्स ऑन ब्लॉक, so that is how much, it's m2 into a, it is what, force on block due to rope, कि रोप इस पर कितना फोर्स लगाएगा, इसका मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना है वही, तो मास कितना है इसका 7 kg, एक्सेलरेशन कितना 2, so it's 14 मीटर पर सेकंड। ये एक तरीका है जहां से मैंने फाइंड किया। अब आप बोल रहे हो कि सर आपने सिर्फ m2 ब्लॉक क्यों कंसीडर किया, हम तो रोप पर फाइंड कर रहे हैं, लेकिन जो रोप इस पर फोर्स लगाएगा वो कितना होगा, तो इसका मास और एक्सेलरेशन के बराबर। अब अगर आप बोल रहे हो कि सर m1 के जरिए फाइंड करें, तो m1 के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता बच्चों, तो ये F1 तो ऐसे आया, ओके। तो फोर्स m1 बॉडी पर कितना होगा, तो उसका m1 है ऐसे रहेगा। सिंपल बच्चों कि अगर हम देखें तो इसका रिएक्शन फोर्स कितना हुआ, तो रिएक्शन फोर्स F डैश बोल देते हैं, चलो। तो ये नेट फोर्स कितना लगा, तो क्या m1 है इस डायरेक्शन में लगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो F1 या F फोर्स माइनस F डैश इज इक्वल टू m1 है। तो हमें फाइंड करना है F डैश कि ब्लॉक रोप पर कितना फोर्स लगा रहा है। So F dash is equal to F minus M1 है। So what is the value of F? It's 15 Newton. What is the value of M1? It's 0.5. What is the value of acceleration? It's 2. So it's again 14 Newton. तो बच्चों ये मैंने दूसरी मेथड सिखा दी, ओके, मेथड 2। अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी जिंदगी में पहली बार ऐसा नहीं किया इसलिए, बाकी कुछ नहीं है। सिंपली ये ब्लॉक है, ये रोप है, अगर इस रोप पर मैं 15 न्यूटन फोर्स लगाऊं, डेफिनेटली इसको खींच रहा हूं, मैं पुल कर रहा हूं,
तो इसको खींचूंगा तो इसका रिएक्शन फोर्स इस ब्लॉक पर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो इस ब्लॉक पर टोटल कितना फोर्स लगा, तो देखो ये पूरी सिस्टम कुछ एक्सेलरेशन से जा रही है, तो इस ब्लॉक पर कोई कितना फोर्स लग रहा है, तो हमने बोल दिया m2 इंटू ए जितना। ओके, तो उसका रिएक्शन फोर्स कितना होगा, m2 इंटू ये जो भी रिएक्शन फोर्स होगा इसमें टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो देखना है। एक m2 इंटू ए लग रहा है, दूसरा रिएक्शन फोर्स F डैश लग रहा है, सो वी कैन राइट F डैश इज इक्वल टू m2 ए। कब, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसीडर करूं तो ये ब्लॉक इस पर 15 न्यूटन लगा रहा है, तो ये रोप भी ब्लॉक पर कितना लगाएगा, 15 न्यूटन। वही किया पहली मेथड। अब दूसरी मेथड कि सर आप बोल रहे हो कि चलो पहली मेथड कुछ चमकी नहीं, दूसरी मेथड क्या है कि ये रोप उस पर मैंने फोर्स लगाया वो F है, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं फोर्स, तो इसका रिएक्शन फोर्स F डैश ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यस लग रहा है। ओके, तो बच्चों आपको वही तो फाइंड करना है कि इसका रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, लेकिन स्टिल इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि पहले रेस्ट पर था, हमने कुछ फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड फोर्स माइनस रिएक्शन फोर्स, दैट इज नेट फोर्स। तो F माइनस F डैश दैट इज m1 है। तो यहां से आप F डैश फाइंड कर लो। तो आपने देखा कि मैंने पहली मेथड से फाइंड किया, सॉरी इट्स फोर्स न्यूटन 14 न्यूटन आया, दूसरी मेथड से फाइंड किया 14 न्यूटन आया। ओके, सो दैट्स इट, कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके बच्चों, सो ये था एक काफी बेसिक सा न्यूमेरिकल था, आपको डेफिनेटली अजीब और गरीब लग रहा है, लेकिन बच्चों काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, सो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें बच्चों, तो या ऐसे ही रिएक्शन वाला करते हैं बच्चों, ताकि आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 40, two blocks of mass m1 and m2 in contact on a horizontal smooth surface as shown in figure। ओके, तो ये कांटेक्ट में रखे हुए दो ब्लॉक लाइक ये m1 ये m2 रखा हुआ है, इस पर फोर्स F लगाया, चलो कोई बात नहीं। नाउ blocks are pushed by a force F, if the two blocks are always in contact, what is the force at their common interference। तो कॉमन इंटरफेरेंस मतलब ये हुआ कि अगर दो ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऑलवेज कनेक्टेड ही है, मान लो ये पहला वाला ये दूसरा वाला, एक का मास m1 दूसरे का m2, हम कुछ कांस्टेंट फोर्स दे रहे हैं। तो कांस्टेंट फोर्स दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर कोई ब्लॉक कनेक्टेड है, कुछ फोर्स दे रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन कुछ होगा। तो एक्सेलरेशन दैट इज व्हाट, तो कुछ नहीं है बच्चों कि ये एक्सेलरेशन अगर इसका कुछ हुआ तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। तो टोटल मास कितना, m1 प्लस m2। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे काइंड के न्यूमेरिकल में आपका आधा मार्क्स सिक्योर कर लो। ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन होगा आधा मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। अब पूरा लीव करने की सोच रहे हो तो आधा क्यों ना ले। सो बच्चों मैंने क्या किया, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, टोटल मास कितना बन रहा है, दो ब्लॉक है तो m1 प्लस m2, तीन होते तो m1 प्लस m2 प्लस m3 बनता। सो फाइनली a इज इक्वल टू F बाई m1 प्लस m2। तो हमें अभी मालूम पड़ गया कि इसका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन इंटरफेरेंस है, वहां पर फोर्स फाइंड करना है। तो एक चीज फिक्स है बच्चों कि अगर m1 ब्लॉक को हम फोर्स दे रहे हैं तो उसका m2 वाला रिएक्शन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। मतलब उसी वक्त अगर m1 को फोर्स दे तो m2 उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा, डेफिनेटली दे रहा होगा। मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये m1 ब्लॉक है, उस पर मैंने कुछ फोर्स लगाया, डेफिनेटली लगा दिया। मैं इसमें दो मेथड करवाऊंगा, अगेन जो मेथड बेटर समझ में आएगा। तो ये F2 वाला ब्लॉक m2 ब्लॉक है, इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर एक बीच में ब्लॉक रख दूं और उसको धक्का दे रहा हूं तो ये जो बोर्ड है वो ब्लॉक को धक्का देगी। ओके, सिंपल। अगर अभी भी नहीं समझो तो यही रहा ब्लॉक। अगर मैं इसको यहाँ से धक्का दूं तो ये बोर्ड इसको यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा, डेफिनेटली देगा। तो सिमिलरली अगर मैं फोर्स m1 पर लगा रहा हूं तो m2 उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो अब इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है बच्चों, ए। तो फोर्स हमने सिर्फ सिंगल डायरेक्शन से लगाया तो इसका एक्सेलरेशन ए हो रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, m1 है। तो नेट फोर्स ऑलवेज आपको फाइंड करना, वो आप जब समझ गए ना कि नेट फोर्स कैसे फाइंड करना है तब आपको ये इजी लगने लगेगा। तो ये नेट फोर्स हुआ, हमें तो रिएक्शन फाइंड करना है, लेकिन नेट फोर्स कितना हुआ, m1 है, दैट इज व्हाट, अप्लाइड फोर्स माइनस रिएक्शन फोर्स। सो अप्लाइड फोर्स दैट इज F, रिएक्शन फोर्स दैट इज F डैश इज इक्वल टू व्हाट, m1 है। हमारा टारगेट F डैश है, सो F डैश इज इक्वल टू F माइनस m1 है। सो बच्चों फाइनली इट्स व्हाट, ओके, F माइनस m1 और A दैट इज F बाय m1 प्लस m2, F बाय m1 प्लस m2। सो दोनों में F कॉमन है, सो F डैश इज इक्वल टू, F कॉमन निकालो
इट्स 1 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। ओके, सो फाइनली बच्चों f m1 प्लस m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। सो ये m1 गयो। सो बच्चों ये हमें मिल गया रिएक्शन फोर्स m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू f। इट्स योर आंसर f डैश। अब ये हार्ड लग रहा है तो उसका रीजन है कि सारे वेरिएबल के फॉर्म में दी, लेकिन जो जो चीजें क्वेश्चन में मेंशन की होती है वो आपके डेटा गिवन होते हैं, तो उसी के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। आगे अब इसी की मेथड 2 करेंगे। ये हमने फर्स्ट मेथड कंसीडर की। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि हम 2 मेथड से मैं इसको भी सोल्व करवाऊंगा, तो सेकंड मेथड क्या बनती है, काफी इजी है। अगर हम देखें तो इसका M2 ब्लॉक को कंसीडर करो, उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम के लिए जाओ। तो M2 ब्लॉक को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो M2 है वो M1 पर इस डायरेक्शन में रिएक्शन दे रहा है, तो M1 उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, दैट इज F डैश। जैसे M2 M1 पर रिएक्शन फोर्स F डैश ऐसे लगा रहा है, तो M1 M2 पर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगा। सेम ही बात है, न्यूटन थर्ड लॉ है कि 2 1 पर जितना फोर्स लगेगा उतना ही 1 2 पर लगाएगा। और हमें एक चीज और मालूम है कि 2 के बाद में कुछ है ही नहीं, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कुछ हो रहा है, तो नेट फोर्स कितना, इट्स M2 है। सो वी कैन राइट कि F डैश इज इक्वल टू व्हाट, M2 है। यहां से एक ही झटके में सोल्व होता है। ओके, आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि ये अकेला क्यों लिया, अकेला ही लिया है M2, उसके पीछे कुछ है नहीं तो कोई फोर्स लगाना ही नहीं है, इसमें तो हम अप्लाई कर रहे थे इसलिए आगे पीछे कुछ आया। सो इट्स अगेन M2 A, दैट इज F बाय M1 प्लस M2। सो बच्चों यू कैन सी इट्स योर आंसर। 1 2 3 2 ही स्टेप एक्चुअली हुए। ओके, इसमें 5 6 स्टेप हुए, लेकिन दोनों में से जो भी बेटर लगे वो मेथड कर सकते हो, लेकिन रट्टा नहीं। रट्टा लगाया उस दिन समझ लो कि ये डायनेमिक्स आपके हाथ से निकल गया। ओके, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनरी करो, अपने आप को पूछो कि ऐसा रिएक्शन कैसे लग सकता है जो सर बोल रहे हैं। कि सर बोल रहे हैं कि पहला वाला दूसरे पर फोर्स लगेगा फॉरवर्ड, तो चलो वो तो मान लिया, लेकिन ये M1 M2 एक क्यों आया? तो बच्चों सिंपल सी बात है कि ये दोनों ब्लॉक मूव हो गए, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन मैंने फाइंड कर लिया कि M1 और M2 दोनों को मिलाकर, तो वो तो मूव हो ही रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसका रिएक्शन लग रहा है इसलिए हो रहे हैं। ओके, सो ऐसे कुछ सोचा करो अपने हिसाब से। ओके, सो नाउ अगेन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, ऐसा ही लेकिन कुछ डेटा दिए हो, ऐसा करेंगे। सो लेट अस सी अनदर न्यूमेरिकल। बच्चों ये स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगेगा अजीब और गरीब, बाकी इतना हार्ड नहीं है, बी पॉजिटिव। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 41। यस, इसमें डेटा दी है, सो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एज शोन इन फिगर 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड। देखो अब 3 ब्लॉक्स दिए, सो अच्छा है, एमसीक्यू का टाइप क्वेश्चन है। चलो ये 3 ब्लॉक्स दे दिए। नाउ पुल्ड टू राइट विथ फोर्स F। ये F दिया हुआ है बच्चों 50 न्यूटन। ओके, मास M1, here it is M2, here it is M3। तो ये दिया है M1 that is 5 kg, M2 that is 10 kg, M3 that is 15 kg। सो इसमें टेंशन लग रहा है T2 ऐसे भी, उसका रिएक्शन S है। इसमें टेंशन ये लग रहा है T1, इसका रिएक्शन लाइक दैट। और ये पूरी सिस्टम A एक्सेलरेशन से जा रही है, पूरी सिस्टम। अगर ये तीनों ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ तो सारे जाएंगे। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन T1 एंड T2। तो हमें इस क्वेश्चन में T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है बच्चों। तो ये मैंने जैसे कि बोला कि सबसे पहले आपको फोर्स दिया है, सारे मास दिए, तो सबसे पहले पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल दिया। ट्रेन के डिब्बे है, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा।
और उसमें आगे इंजन फोर्स लगा रहा है, तो सारे डिब्बे जाएंगे तो सही, लेकिन पहला डिब्बा और दूसरा डिब्बा कनेक्टेड है तो उसके बीच में कपलिंग में कुछ रिएक्शन एक्शन लग रहा होगा, ऐसे सोचो। यस, लग रहा होगा। तो वही तो हमें सोल्व करना है कि पहला डिब्बा और दूसरे डिब्बे के बीच में रिएक्शन कितना है। सिमिलरली दूसरा और तीसरा कनेक्टेड है, मास अलग अलग है, कोई बात नहीं, पैसेंजर कम ज्यादा हो सकते हैं, लोड कम ज्यादा हो सकता है, तो उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा जहां पर भी कपलिंग होगा टेंशन। सो लेट अस सी कि सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आधे मास का सोचेंगे। आपका आधा मास 1 मास मतलब व्हाट कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। सो F इज इक्वल टू व्हाट, ओके, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। सो एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। चलो कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F, दैट इज 50 न्यूटन। मास 5 प्लस 10 प्लस 15, so it's 30, so it's 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें बच्चों एक्सेलरेशन मिल गया, 1.66666 कंटिन्यू रहेगा। चलो एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमें T1 और T2 फाइंड करना है। तो देखो अगेन आप 2-3 तरीके से फाइंड कर सकते हो। अब इसमें मैं M1 अगर कंसीडर करूं बच्चों, सिंपल कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम M1 का बना है तो उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो ये T1 रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ये अब नहीं कंसीडर करते, ये T1 तो M2 के लिए है। ओके, कि इसका रिएक्शन यहाँ पर ये है, इसका रिएक्शन ये है, एक्शन रिएक्शन। सो M1 पर हमने बोला कि T1 फोर्स लग रहा है, अच्छी बात है। उसके अलावा कोई फोर्स है पीछे की साइड, नहीं है, नहीं लगाना। लेकिन हम एक और चीज जानते हैं, पूरी सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रही है। सिंपल सी बात है कि ये ट्रेन का डिब्बा है, अगर ट्रेन की इंजन का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो सारे डिब्बे का कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, तो उसकी वजह से अगर मैं M1 मास अंदर बैठा हूं तो मेरा फोर्स कितना लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर M1 ब्लॉक है तो उसका फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा, M1 है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं कि ये जो T1 फोर्स है, T1 टेंशन है, उसी की वजह से इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसी की वजह से ये नेट फोर्स लग रहा है, दैट इज M1 है। सो फाइनली बच्चों M1 कितना, 5, एक्सेलरेशन कितना 5/3, सो इट्स योर टेंशन 25/3 न्यूटन, टेंशन T1 मिल गया। अब आप बोलोगे सर ये हमें और कुछ मेथड से करना हो तो चलो लास्ट टाइम सिखा देता हूँ, और एक दूसरी अल्टरनेटिव मेथड क्या है, M2 को कंसीडर करो, लेकिन उसके लिए T2 की जरूरत पड़ेगी बच्चों। अभी T2 फाइंड नहीं किया, अल्टरनेटिव नहीं हो सकती, ओके, अभी T2 नहीं है इसलिए। तो T2 है वो 2 तरीके से अब फाइंड होगा, T1 अवेलेबल हो गया इसलिए। एक यहाँ से भी हो जाएगा कि लाइक मैं M3 मास कंसीडर करूँ बच्चों। चलो M3 मास के लिए अप्लाइड फोर्स है 50 न्यूटन F, उसका रिएक्शन 3 ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब आप बोलोगे सर आपने फॉरवर्ड वाला एरो क्यों नहीं लिया, वो M2 का रिएक्शन, ये M3 का है, सो बी केयरफुल। अब ये ट्रेन का डिब्बा तो फॉरवर्ड ही जा रहा है, लेकिन इसका मास M3 है, तो फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स M3 इंटू ए। सो अगेन बच्चों ये नेट आगे बढ़ रही है, मतलब 50 इससे ज्यादा होगा, सो 50 माइनस T2 इज इक्वल टू व्हाट, इट्स M3 है। सो हमें तो T2 फाइंड करना है, सो T2 इज इक्वल टू 50 माइनस M3। सो 50 माइनस M3 दैट इज 15, A दैट इज 5/3। ओके, सो इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो 3 5 15, सो हो गया ये 25 न्यूटन, इट्स योर T2। अब आप बोलोगे सर हमें अलग मेथड करनी है T2 फाइंड करने के लिए, तो कर सकते हो, आप M2 को कंसीडर करो बच्चों। चलो ये मैंने M2 कंसीडर किया, इस साइड कौन सा टेंशन, T2, ये M2 ब्लॉक में, ऑपोजिट साइड कौन सा, T1, यस, रिएक्शन हुआ, और फाइनली ये कौन सी साइड जा रही है, फॉरवर्ड साइड। ये अल्टरनेटिव मेथड हो गई, ओके, इसके लिए। सो सेकंड मेथड हुई, T1 के लिए नहीं हो सकता क्योंकि T2 की जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मैंने बोला ओके पहले T2 फाइंड कर लो, तो T1 भी 2 मेथड से फाइंड होता है, लेकिन अभी हमने पहले T1 फाइंड किया। सो अगेन ये कौन सी साइड जा रही है, डिब्बा फॉरवर्ड जा रहा है, सो वी कैन राइट T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2 है। सो नाउ हमें फाइंड करना है T2, सो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2 है। T1 हमें मिला 25/3, M2 कितना बच्चों, 10 इंटू A 5/3। सो 3 तो डिनोमिनेटर में सेम है, 10 5 is 50 प्लस 25 75/3, इट्स 25 न्यूटन। तो बच्चों इसको याद मत रखो, ये मेथड आप देख लो, मैंने दूसरी कर दी। सो कॉन्सेप्ट क्या रहा कि जहां पर भी आप टेंशन फाइंड करना चाहते हो उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना,
अब ये फ्री बॉडी डायग्राम जितना नाम बड़ा है ना उतना काम उसका बड़ा नहीं है, काफी इजी चीज है। देख लो आप कि कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, दिखा दिया मैंने। नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, नेट फोर्स मतलब बॉडी फाइनली कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रही है, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है। ओके, सो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। सो यू कैन सी कि कोई भी मेथड करे आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, तो आप ऐसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। ओके, नाउ अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें हम। सो लेट अस सी, अभी एग्जांपल नंबर 47 देखेंगे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 47। Example number 47. So let us see क्या दिया है। Two blocks of mass 50 kg and 30 kg connected by a massless string pass over a light frictionless pulley and rest on a two smooth planes inclined at an angle 30 degree and 60 degree respectively with the horizontal. Oh, काफी खतरनाक डेटा है लेकिन इतना हार्ड नहीं है जितना दिख रहा है। तो हमें दो ब्लॉक्स दिए हुए बच्चों, लाइक दैट। ओके, उसका मास दिया हुआ है 50 केजी, एक का M1 बोल दो, और दूसरे का दिया हुआ है 30 केजी, और उसको कितने एंगल पर रखा हुआ है, 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। नाउ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बोला है, रेस्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक व्हेन द टेंशन इन द ओके, हमें देखो हमें क्या करना है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और ये इसको हमने स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, तो टेंशन भी फाइंड करना है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इसका प्रैक्टिकल फॉर्म में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक्चुअली क्या दिया है, मान लो कि ये पहला वाला ब्लॉक है M1। ओके, M1 कुछ ऐसे इंक्लिनेशन पर रखा हुआ है, मान लो 30 डिग्री पर। तो ये 30 डिग्री पर M1 रखा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ बच्चों। ओके, लाइक दैट। तो ये M1 ब्लॉक, सिंपली ये ब्लॉक M1 है आपका, उसको 30 डिग्री पर रखा है। सिंपल बच्चों, आप मुझे बताओ कि अगर ये ब्लॉक ऐसे रखा होता तो उसका mg कहाँ लगता। तो mg यहाँ पर आप बोल देते कि एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगता। तो यही ब्लॉक धीरे 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 कुछ एंगल पर होगा तो उसका mg ऐसे लग रहा होगा बच्चों, सिंपली। ठीक, इसका mg कैसे लग रहा होगा, लाइक दैट। ये mg ऐसे लग रहा है। सो इसका कंपोनेंट्स निकाले अगर हम बच्चों, तो सिंपली ये M1g ऐसे कुछ लग रहा है, तो इसके सरफेस से पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, सरफेस के अलोंग कंपोनेंट्स मतलब ये हुआ, इसी सरफेस से परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ये दूसरा ये वाला हुआ। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी कितना रहने वाला है, 30 डिग्री रहेगा। जिसको भी मानने में नहीं आता है वो चलो एक बार देखो कि अगर मैं ये एंगल 30 डिग्री बोल रहा हूं तो इसी का ये एंगल कितना बनेगा वो हमें फाइंड करना है, अलग से दिखा रहा हूं। ओके, तो देखो ये mg 30 है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊं तो ये भी कितना रहेगा, 30। जैसे कि मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना रहा, 60। अगेन ये भी परपेंडिकुलर है तो ये कितना रहा, 30। सिंपल क्या लगाया मैंने, ट्राइंगल, सॉरी एंगल का बेसिक्स लगाया। ओके, तो फिर से देखो ये mg नीचे, ये 30 है तो इससे परपेंडिकुलर ये हुआ, पैरेलल कंपोनेंट ये हुआ। तो हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे खींचूंगा तो ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो ऊपर वाला ये कितना होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है तो ये भी 30 हुआ। टोटल 90 था तो ये 60 हुआ। अगेन अब ये 90 है तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 30। तो इन शॉर्ट अब से फिक्स है, ये 30 है तो ये कितना रहेगा, 30 ही रहेगा। ओके बच्चों, तो ये 30 है, mg कंपोनेंट है M1g, तो उसका ये रहा M1g cos थीटा मतलब cos 30। दूसरा वाला कंपोनेंट आएगा M1g sin 30, इस साइड लगा। तो ये फोर्स ही है M1g मतलब। ओके, लाइक इसको मैं अगर कुछ घुमाता जाऊंगा, एंगल बढ़ाता जाऊंगा तो फाइनली क्या हो रहा है बच्चों, अभी मूव नहीं हो रहा है। लेकिन मान लो
इसको कुछ ऐसे रखा मैंने, ऐसे, तो धीरे धीरे फोर्स बढ़ेगा तो ये क्या होगा, मूवमेंट होगी इसकी। ओके, सो सिमिलरली यहां पर आप देखो तो इसका M2G, ये M2 है तो M2G ऐसे लगेगा, तो इसमें भी कंपोनेंट्स अगर हम लगाए तो ये 60 डिग्री होगा, मतलब ये M2G cos 60, ये M2G sin 60 होगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग और लगाओ कि इसमें टेंशन कितना है, मैंने बोल दिया टेंशन T लग रहा है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, टेंशन T ही रहेगा। ओके, सो मास दिए हुए हमें M1 और M2 दिया हुआ है बच्चों, तो दैट इज हाउ मच, इट्स 50 kg। M1 दिया हुआ है 50 kg और M2 दिया हुआ है 30 kg। ओके, नाउ G की वैल्यू 10 लेने के लिए बोली, तो बच्चों ये काफी बढ़िया न्यूमेरिकल हो गया, आपको अभी लग भी रहा है। ओके, तो देखो मैंने कुछ नई चीज नहीं की है, मैंने सिर्फ कंपोनेंट्स निकाले। तो अब ये कौन सी साइड जाएगा, तो हम अभी बोल दें कि इसका स्लोप ज्यादा है, मान लेते हैं अभी कि इसका स्लोप ज्यादा है, तो नेट एक्सेलरेशन इसका कुछ इस साइड रहने वाला है। मतलब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सिर्फ M2 के लिए आप, तो क्या आएगा, M1 डेफिनेटली इस साइड जाएगा, तो अभी हमने मान लिया कि ये नीचे की साइड जाने वाला है। तो M1 और M2 की बात करें बच्चों, तो M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो टेंशन T ऐसा लग रहा है, उसको मैंने थोड़ा सीधा करके रखा है प्लेन में, ये M1G sin 30 है। फाइनली ये M1 है, इस तरीके से लग रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, T माइनस M1G sin 30 इज इक्वल टू M1 है, इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के साथ। मैंने क्या किया, इसके अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस कंपोनेंट्स जो भी थे उसको कंसीडर किया कि मान लो ये 50 है, ये 20 है, तो 50 माइनस 20 इक्वल टू M1 है, मास M1 था। सिमिलरली M2 की बात करें बच्चों, तो ये अगर M2 है तो उसमें ये डाउनवर्ड कितना लग रहा है, M2G sin 60, ये टेंशन उसके ऑपोजिट साइड लग रहा है, स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन सेम रहेगा क्योंकि डायरेक्टली पुली के साथ कनेक्टेड है। तो अब ये कौन सी साइड जा रही है, M2G sin के साथ जा रही है, तो ये M2 है लाइक दैट। मतलब इसके लिए अगर हम लिखे बच्चों तो क्या लिखेंगे, M2G sin 60 माइनस T इज इक्वल टू M2A, इसको लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दो चीज फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन, लेकिन इसमें T प्लस है, इसमें T माइनस है, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करो, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो ये M2G sin 60 माइनस M1G sin 30, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, सो इट्स व्हाट, M1A प्लस M2A। तो बच्चों अब आपको जरूरत है वो सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन की है। सो लाइक M2 कितना 30, G 10 sin 60 √3/2 माइनस M1 दैट इज 50 10 into 1/2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 मतलब 50 प्लस 30 into A। सो फाइनली इट्स 2 5 150 √3 माइनस 250 इज इक्वल टू 88। सो A यहां से आपको मिल जाएगा, लेट अस सी हाउ मच, इट्स 0.12, इट इज 0.12 मीटर पर सेकंड, 0.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये प्लस मिला मतलब कि हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की वो सही है। सपोज ये नेगेटिव आता तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नीचे की साइड नहीं होगा, ये M1 ब्लॉक की साइड जाने वाला है, मतलब ये M2 ब्लॉक ऊपर जाएगा, M1 ब्लॉक नीचे जाएगा। अब ये प्लस आया मतलब जो हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंसीडर की, हमने माना कि चलो ये इस साइड जाएगा तो वो सही है। अब कोई एक इक्वेशन में रख दो T की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू, सो नाउ T इज इक्वल टू M1G sin 30 उस साइड भेज दिया प्लस M1 है, सो M1 दैट इज 50 into 10 into 1/2 plus 50 into 0.12, so it's how much, it's 250 plus 12 5 is 60, so it's 256। एक मिनट, ये 250 आया ना, T माइनस M1G sin 30, ओके, सो M1 कितना है 50 ही है ना, सो इट्स हाउ मच कि 250
प्लस 6 256 न्यूटन। ओके, सो इट्स और आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया टेंशन का, इट इज 256। ओके, सो दैट्स इट। तो ये बच्चों हो गया ओवर। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में आपको देखो काफी सारे इसमें न्यूमेरिकल्स दिए हैं। पीएपी में भी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो हमने किए हैं उसके जैसे ये तो आपको ट्राई करना है। ओके, सो आज बच्चों यहाँ तक हम रुकते रखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ये न्यूमेरिकल प्रॉपरली रिटर्न मैक्सिमम टाइम्स करना पड़ेगा। अब मैं नहीं बोलूंगा कि कितने टाइम्स, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स करो। काफी फंडामेंटल है बच्चों, इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट है वो आपको थ्रू आउट 5th चैप्टर 6th चैप्टर कहीं ना कहीं कैसे भी अगेन एंड अगेन लगाना पड़ सकता है, ये कंपोनेंट्स वाला। तो आप ये अगर समझ में नहीं आया तो एंगल का सोचो अपने हिसाब से, मैंने पहले में समझाया। ओके, सो थैंक यू।